ये साल था 1996 जब दुनिया के दो सबसे बड़े कोला बेवरेज ब्रांड्स कोका कोला एंड पेप्सी compete कर रहे थे अपना मार्केट एक्सपांड करने के लिए। इसी कंपटीशन के चलते पेप्सी को कंपनी यूएस में एक टीवी कमर्शियल लॉन्च करती है जिसमें कि वो बताती है पेप्सी पॉइंट्स के बारे में, जिनको कलेक्ट करके कस्टमर्स जीत सकते थे पेप्सी की मर्चेंडाइज जैसे कि हैट्स, जैकेट्स एटसेट्रा। इस कमर्शियल के एंड में एक सीन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि 7 मिलियन पॉइंट्स कलेक्ट करने पर एक हैरियर जेट भी जीता जा सकता है। अब पेप्सी के तरफ से ये बस एक जोक था, लेकिन वॉशिंगटन के सिएटल सिटी में बैठा एक कॉलेज का लौंडा जॉन लेनर्ड जब इस एड को देखता है तो जैसे वो सोच में पड़ जाता है। उसे ये क्लियर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और वो लग जाता है इस हैरियर जेट को हासिल करने के पीछे। पर क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो पाता है? क्या पेप्सी इस डील को एक्सेप्ट करती है और क्या होता है आगे इस स्टोरी में, आइए डिटेल में जानते हैं। Out there for 7 million Pepsi points. Because of this, explain exactly what happened. Americans and people around the world saw the spot. Well, this kid was really resourceful. How did he joke and laughed? Mr. Leonard saw the spot. Pepsi went to court first, asking that Leonard's claim be declared frivolous. Now Leonard has filed his own suit. तो मिड 1990s के अराउंड ये सो कॉल्ड कोला वॉर्स के चलते दोनों कंपनीज पेप्सी और कोका कोला लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे थे। इस रेस में कोका कोला आगे था क्योंकि कोका कोला ऑलरेडी एक ग्रेटर ऑडियंस अट्रैक्ट कर चुका था और तो और उसके प्रॉफिट्स भी पेप्सी से कई ज़्यादा थे। बट स्टिल पेप्सी भी कोक को कांटे की टक्कर दे रहा था और इसी के चलते अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए पेप्सी ईयर 1996 में एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करता है, ड्रिंक पेप्सी एंड गेट स्टफ, जिसमें कस्टमर्स पेप्सी खरीद कर कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते थे और इन पॉइंट्स के बदले में जीत सकते थे कुछ प्राइजेस जैसे कि पेप्सी की मर्चेंडाइज। यार अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ऑफर्स तो कई कंपनीज रोजाना लॉन्च करती है। वेल इट्स राइट, बट पेप्सी के केस में ये ऑफर उनके लिए कुछ अलग ही तरीके से टर्न ले लेता है। उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये उनके इतने एल लगा देगा। बाय द वे यहाँ एल से मेरा मतलब सिर्फ लॉसेस है। एक्चुअली इस ऑफर की मार्केटिंग के लिए पेप्सी एक टीवी कमर्शियल लॉन्च करती है। इस कमर्शियल में वो बताते हैं कि कैसे पेप्सी पॉइंट्स कलेक्ट करके कस्टमर प्राइजेस जीत सकते हैं जैसे टी शर्ट्स, हैट्स, जैकेट्स। और इस एड के लास्ट सीन में दावा करते हैं कि कैसे कस्टमर 7 मिलियन यानी 70 लाख पॉइंट्स के एक्सचेंज में एक हैरियर जेट जीत सकते हैं। आप में से जिसको नहीं पता कि एक हैरियर जेट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हैरियर जेट एक टाइप का प्लेन ही होता है जो कि बिना किसी रनवे के अपनी जगह से ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये प्लेन बेसिकली एक डिफेंस पर्पस के लिए यूज होने वाला प्लेन है। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कहना था कि वो बस इस एडवर्टाइजमेंट को फनी दिखाना चाहते थे। बट वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 21 साल के बिजनेस स्टूडेंट जॉन लिनर्ड के लिए बिल्कुल फनी नहीं था। जैसे ही जॉन ने यह ऐड देखा वो तुरंत एक पेन और पेपर लेके कुछ कैलकुलेशंस करने लग गया और ये कैलकुलेशंस करके उसे पता चला कि एक हैरियर जेट की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी अराउंड $32 मिलियन और 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए उसको जो ओवरऑल कॉस्ट आएगा वो होगा अराउंड $4.3 मिलियन, एक सीधा $25 मिलियन का प्रॉफिट। पर ये कैलकुलेशंस जितने आसान थे उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल था इस प्लान का एग्जीक्यूशन। जॉन ने पता लगाया कि 7 मिलियन पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए उसको पेप्सी के 12 कैंस के 1.4 मिलियन पैक्स खरीदने पड़ेंगे, जिसका मतलब था अराउंड 16 मिलियन कैंस। और तो और उनको स्टोर करने के लिए उसे अराउंड 14 एकड़ की जगह लगती, जिसके लिए उसको अराउंड 6 वेयर हाउस चाहिए थे। बस यही नहीं, उसे इन वेयर हाउस में काम करने के लिए वर्कर्स हायर करने पड़ते जो कि उसके लिए इन पेप्सी कैंस पर से लेबल्स कलेक्ट करते। अब इतने बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और स्टोरेज मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी जॉन जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले कॉलेज स्टूडेंट के लिए। पर जॉन ने डिसाइड कर लिया था कि उसे इस प्लान को किसी भी हालत में एग्जीक्यूट करना है और इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इसमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती। वो इन्वेस्टर्स की खोज में लग जाता है और उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, टॉड हॉफमैन। हॉफमैन एक मिलियनर था जो उस समय अपनी 40s के एज में था। दरअसल जॉन पढ़ाई करने के साथ साथ कई टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स भी करता था, जिसमें से एक थी क्लाइंबिंग गाइड की जॉब और जॉन हॉफमैन से इन्हीं में से एक माउंटेनियरिंग ट्रिप के दौरान मिला था।
जॉन और हॉफमैन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और इसीलिए जॉन को लगा कि इस आइडिया के लिए हॉफमैन उसकी मदद ज़रूर करेगा। वो तुरंत उसे कॉल लगाता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। शुरुआत में टॉड को ये प्लान थोड़ा अजीब लगता है, बट स्टिल टॉड जॉन को मिलने बुलाता है और उसे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाने को बोलता है। जब टॉड ये एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उसे भी यकीन नहीं होता। वो जॉन को इसे बार बार रिप्ले करने को बोलता है और उसे भी वही नज़र आता है, कलेक्ट 7 मिलियन पॉइंट्स, गेट अ हैरियर जेट। टॉड को भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। टॉड इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। बट $4 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं था। इसके लिए उन्हें बोर्ड पर और भी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वे ये दोनों लग जाते हैं फिगर आउट करने में कि कैसे वो बाकी फंड्स मैनेज करेंगे। इसी दौरान जॉन के हाथ एक मैनुअल लगती है जो कि इस ड्रिंक पेप्सी अर्न पॉइंट्स ऑफर के लिए पेप्सी कंपनीज ने रिलीज़ की थी। उस मैनुअल में कम्प्लीटली बताया जाता है इस प्रोग्राम के बारे में और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इस ऑफर के लिए। जॉन को इस मैनुअल में हैरियर जेट के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखाई ही नहीं देती, बट स्टिल वो उस चीज़ को इतना बड़ा इशू नहीं मानता। मैनुअल पढ़ते पढ़ते जॉन की नज़र एक जगह पड़ती है जहाँ लिखा होता है कि पेप्सी पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए पेप्सी कैन ही खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इंडिविजुअली भी खरीदा जा सकता है 10 सेंट्स पर पॉइंट्स के प्राइस पर। एंड बूम, ये देखकर जॉन जैसे खुशी से पागल हो जाता है। अब वो डायरेक्टली 7 मिलियन पॉइंट्स खरीद सकता था, वो भी सिर्फ 700 के डॉलर्स में, जिससे कि उसका कॉस्ट 17% से भी ज़्यादा कम हो चुका था। और ना ही उन्हें किसी स्टोरेज के लिए वेयरहाउस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स और लेबर्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वो तुरंत ये मैनुअल टॉड को दिखाता है। वेल, टॉड भी इससे पढ़कर बहुत खुश होता है और वो दोनों मिलके 5 इन्वेस्टर्स को मना लेते हैं इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। जॉन और टॉड पैसे अरेंज करने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर चेक भेजने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्हें कंफर्म करनी थी कि आखिर क्या एक सिविलियन के लिए एक हैरियर जेट ओन करना लीगल था। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जॉन पेंटागन वॉशिंगटन के चीफ स्पोक्समैन केनेथ बेकन को रीच आउट करता है। पेंटागन यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स था और सारे वॉर इक्विपमेंट्स यहीं हैंडल किए जाते थे। केनेथ ने जॉन को बताया कि एक हैरियर जेट ओन करना तब तक ही लीगल है जब तक उस पर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स या वेपन्स ना लगाए हो। ये सुन के जॉन और टॉड और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे। वो सोचते हैं कि इस जेट को अलग अलग एयर शोज़ और एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करके वो एक मोटा पैसा बनाएंगे। सारी कन्फ्यूजन्स और कैलकुलेशंस क्लियर करके फाइनली जॉन एक $700,008.50 का चेक मेल करता है पेप्सी कंपनी को। यहाँ एक स्पेशली मेंशन करने वाली बात ये थी कि इन प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए जॉन ने जो फॉर्म भरा था उसमें हैरियर जेट एज अ ऑप्शन कहीं मेंशन था ही नहीं, बट स्टिल जॉन 7 मिलियन पॉइंट्स के हिसाब से पूरा अमाउंट वहाँ पर मेंशन करता है और खुद से प्राइजेस के ऑप्शन में हैरियर जेट लिख देता है। फाइनली वो फॉर्म और चेक पोस्ट हो जाता है और जॉन बस अब बेसब्री से कंपनी के रिप्लाई का वेट करता है। दूसरी तरफ पेप्सी कंपनी के ऑफिशियल तक जब ये लेटर और चेक पहुंचता है तो उन्हें इस पर बिलीव नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे कोई इसे सच मान सकता है। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर अब क्या करना है। एक पॉइंट पर तो पेप्सी के ऑफिशियल सोचते हैं कि क्यों ना हम जॉन को वही हैरियर जेट का मॉडल दे दे जो इस एडवर्टाइजमेंट के शूट में यूज़ किया गया था, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था एक हैरियर जेट के बारे में। वहीं जॉन अपनी नज़रें टिकाए बैठता है, या तो कभी अपने मेल बॉक्स पर या कभी टेलीफोन पर, इस इंतज़ार में कि कंपनी से आखिर कोई तो रिप्लाई आ जाए। फाइनली कई दिनों के इंतज़ार के बाद जॉन लियोनार्ड को पेप्सी की तरफ से एक मेल आता है। जॉन इस लेटर को खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ये लेटर जॉन की पूरी लाइफ चेंज कर सकता था। जब वो उस एनवेलप को खोलता है तो उसमें उसे 2 कूपन मिलते हैं और एक लेटर होता है जिस पे लिखा होता है, आपके एफर्ट्स के लिए थैंक यू। हा, ये सिर्फ एक जोक था। आपको हुई परेशानी के लिए ये रहे 2 पेप्सी के पैक्स के कूपन। ये देखते ही जॉन बिल्कुल पागल हो जाता है। गुस्से में वो लेटर और कूपन्स दोनों ही फाड़ देता है। कंपनी ने उन्हें उनका चेक भी वापस भेज दिया था और ये देखते ही जॉन टॉड को ये खबर देता है। वेल, उन दोनों को पता था कि कंपनी उनकी बात नहीं मानेगी, बट उन्हें लगा था कि एटलीस्ट कंपनी उन्हें सेटलमेंट के लिए तो बुलाएगी ही। उन्होंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी उन्हें 2 कूपन्स के नाम पे ही टिका देगी। अब जॉन और टॉड को पता था कि ये केस किस तरफ जाने वाला है और यहीं से शुरू होती है उन दोनों के बीच में एक लीगल बैटल। जॉन और टॉड ने डिसाइड कर लिया था कि वो कंपनी को चैलेंज करेंगे और अपने हक के हैरियर जेट के लिए लड़ेंगे, और इसी के चलते वो तलाश में लग जाते हैं एक लॉयर के।
लेनॉर्ड के कोई एक्शन लेने से पहले ही पेप्सी कंपनी अपना दाव खेल देती है। वो उससे पहले ही स्यू कर देती है। हिंदी वाला सू नहीं, इंग्लिश वाला स्यू। स्यू का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर सकते हैं और उनके एक्शंस के लिए हर्जाना मांग सकते हो। यहाँ पेप्सी का कहना था कि एक हैरियर जेट ओन करना किसी सिविलियन के लिए इलीगल है और किसी भी ऑफर को लेजिटिमेट होने के लिए उसे लीगल होना ज़रूरी है। इसके ठीक बाद पेप्सी अपने एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ चेंजेस करती है। वो हैरियर जेट के लिए लगने वाले पॉइंट्स को 7 मिलियन से बदलकर 700 मिलियन कर देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं जस्ट किडिंग। पेप्सी के इस एक्शन के बाद जॉन को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है इस केस को लेकर। उसका कहना था कि अगर पेप्सी इस एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस कर रही है तो मतलब कि वो जानती थी कि उन्होंने मिस्टेक की है। ये पॉइंट पर जॉन अपने लॉयर लैरी शेंट से कंसल्ट करता है और वो मिलकर डिसाइड करते हैं इस बार पेप्सी को स्यू करने का। पेप्सी तक नोटिस पहुंचता है और पेप्सी इस मैटर को सल्टाने का सोचता है कोई सेटलमेंट करके। पेप्सी के ऑफिशियल्स न्यूयॉर्क में एक सेटलमेंट मीट रखते हैं जहां पर जॉन, टॉड और उनके लॉयर लैरी पहुंचते हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए पेप्सी के सीईओ जॉन को मैक्सिमम $1 मिलियन तक का ऑफर देते हैं, पर जॉन को तो सिर्फ एक हैरियर जेट ही चाहिए था और इसी के चलते वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। अब दोनों साइड्स को पता था कि ये केस कोर्ट में ही सॉल्व हो सकता है और इसीलिए ये दोनों तैयारी में लग जाते हैं अपने केस को जीतने के लिए। अब यहाँ इस कहानी में एक न्यू और फेमस पर्सनैलिटी की एंट्री होती है, माइकल एवेनाटी। अगर ये नाम आपने सुना नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये शख्स उस समय हर न्यूज़ चैनल्स पर छाया हुआ था। एक्चुअली माइकल एवेनाटी एक लॉयर थे जो कि उस समय न्यूज़ में छाए हुए थे क्योंकि वो एक एडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स के बिहाफ पर एक डिफेमेशन केस लड़ रहे थे अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा माइकल पर नाइकी कंपनी के एक्सटॉर्शन के लिए चार्जेस थे और इसीलिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इसके अलावा भी उन पर कई केसेस थे जैसे फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और टैक्स इवेशन को लेकर। जैसे ही इस केस की खबर माइकल के कानों तक पड़ती है वो तुरंत जॉन को कांटेक्ट करता है। वो उस केस में जॉन की हेल्प करना चाहता था और उसका मानना था कि वो आसानी से पेप्सी को धूल चटा सकते हैं। इन सब के चलते पेप्सी अपना अलग ही गेम खेल रहे थे क्योंकि उस कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं थी। पेप्सी अलग अलग कैंपेन चला रहा था जॉन के खिलाफ। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे और जॉन को उन लोगों की तरह लालची आदमी बता रहे थे जो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज पर झूठे एलिगेशंस लगाते हैं अपने फायदे के लिए। Mr. Leonard saw the spot, hired business advisors and lawyers, and decided to take legal action. But Pepsi went to court first, asking that Leonard's claim be declared frivolous. Now Leonard has filed his own suit, demanding the jet. Unlike Pepsi, जॉन के पास ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे इन कैंपेन्स में खर्च करने के लिए और इसीलिए जॉन की स्टोरी पब्लिसाइज करने के लिए वो लोग फ्री मीडिया की हेल्प लेते हैं जैसे कि रेडियो शोज। जॉन को कई रेडियो शोज में बुलाया जाता है अपनी स्टोरी कवर करने के लिए। धीरे धीरे कई टेलीविजन चैनल्स और टॉक शोज भी जॉन के साइड को कवर करना चालू करते हैं। ये सबके साथ एवेनाटी की रिसर्च इस केस को लेकर चालू रहती है। रिसर्च के दौरान उसे पेप्सी के कई प्रमोशनल स्कैंडल्स के बारे में पता चलता है। इनमें से एक सिमिलर था 1992 का बॉटल कैप लॉटरी कैंपेन जिसका नाम था नंबर फीवर। ये लॉन्च हुआ था फिलीपींस में, जिसमें उन्होंने लो इनकम रेसिडेंट्स को 1 मिलियन पेसोस तक का प्राइस देने का वादा किया था अगर उन्हें उनके पेप्सी बॉटल कैप्स पर विनिंग नंबर मिलता है तो। इसी के चलते पेप्सी एक बार गलती से 6 लाख बॉटल कैप्स प्रिंट कर देती है विनिंग नंबर्स के साथ। पेप्सी इतने लोगों को ग्रैंड प्राइज देने से मना कर देती है और सबको सिर्फ 50 पेसोस मिलते हैं। इससे कैंपेन के आखिरी दिन 24 मई को फिलीपींस में पेप्सी के खिलाफ दंगे हो जाते हैं और 5 लोगों की जान जाती है। रिसर्च के दौरान माइकल को ये भी पता चलता है कि पेप्सी का एक सिमिलर एडवर्टाइजमेंट जिसमें एक हैरियर जेट ऑफर किया जा रहा था कनाडा में भी टीवी पर दिखाया जा रहा था। बस फ़र्क इतना था कि उस एड के लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी दिखाया जा रहा था जिसमें लिखा था ये सिर्फ एक जोक है। ये सारे पॉइंट्स कंबाइन करके उसने सोचा कि वो इन सब इंसिडेंट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पेप्सी के खिलाफ। वो एक प्रॉपर प्लान बनाता है कि कैसे वो पेप्सी को डिफेम करेंगे, कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोस्टर्स बना के। माइकल का प्लान रेडी था। उसने ये प्लान जॉन और टॉड के सामने पिच किया। जॉन को ये प्लान बहुत पसंद आया, बट टॉड ने देखा कि ये केस एक अलग ही एंगल पे जा रहा है। उससे लगा कि फिलीपींस केस को इन्वॉल्व करने से ये वल्गर हो जाएगा क्योंकि 5 मासूमों ने उसमें अपनी जान खोई थी।
टॉड ने सोचा कि वो कभी भी इस केस को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए इस डील में नहीं आए थे, इसलिए टॉड इस आइडिया को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। बट क्योंकि ये जॉन का खुद का डिसीजन था कि उसे इससे आगे बढ़ना है या नहीं, टॉड उसे पूरी फ्रीडम देता है अपना डिसीजन लेने के लिए। जॉन को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया था, बट टॉड और जॉन का रिलेशनशिप कुछ अलग ही था। टॉड के बिना जॉन को भी इस तरह आगे नहीं बढ़ना था और इसीलिए जॉन भी इससे आउट हो जाता है। माइकल एवेनेटी का रोल यहाँ खत्म हो जाता है और अब उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। बट जॉन और टॉड को स्टिल ये केस जीतना था और वो ये काम उनके पुराने लॉयर लैरी से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो बस एक लीगल एडवाइज़र थे। इस केस को जीतने के लिए उन्हें कोई तगड़ा लॉयर चाहिए था जिसने पहले भी इस टाइप के केस जीते हो। उनके दिमाग में एक नाम आता है, डेविड नेकमैन। डेविड एक नामचीन लॉयर थे जो कि पहले भी कई कंपनीज को ठिकाने लगा चुके थे। जॉन और टॉड डेविड को इस केस के लिए रीच आउट करते हैं और डेविड ये केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे जॉन के इस केस को जीतने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एक्चुअली एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंटागन के चीफ स्पोक्सपर्सन केनेथ बेकन इस केस पर अपने व्यूज़ रखते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि हैरियर जेट डीमिलिटराइज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एक सिविलियन के लिए इसको ओन करना इलीगल था। ये सुन के जॉन और टॉड थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बट स्टिल उनके केस की हियरिंग अब पास आ जाती है। इस केस के लिए जज किम्बा वुड को अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ जॉन को एक और डिसएडवांटेज था, क्योंकि किम्बा वुड एक कॉर्पोरेट जज थी। उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ एक सॉफ्ट साइड था, ऐसा टॉड का मानना था। उन्हें इस केस को जीतने के लिए एक सिंपैथेटिक जज चाहिए था जो उनके भावनाओं को समझे, बट स्टिल ये उनके हाथ में नहीं था। फाइनली यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में इस केस की हियरिंग होती है और 5 अगस्त 1999 में इस केस का डिसीजन आता है। ये डिसीजन जॉन के फेवर में बिल्कुल नहीं आता है। जी हाँ, जॉन ये केस बुरी तरह हार जाता है। कोर्ट इस पर कहता है कि ये ऑफर लेजिटिमेट था ही नहीं और कोई भी रीजनेबल और ऑब्जेक्टिव पर्सन ये बिलीव नहीं करेगा कि कंपनी सही में एक जेट ऑफर कर रही है। अगर ये ऑफर सीरियसली नहीं था तो क्लियरली कोई ऑफर नहीं किया गया है। जॉन और टॉड भले ही ये केस हार जाते हैं, बट वो ये एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं भूल सकते थे। ये केस पूरे वर्ल्ड में जॉन वर्सेस पेप्सी को के नाम से फेमस हो जाता है। अलग अलग लॉ एंड बिजनेस स्कूल्स में इस केस के बारे में पढ़ाया जाता है। जॉन को भी कई लॉ स्कूल से इस केस पे लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया जाता है। वेल, ये थी इस केस की फुल स्टोरी। क्या लगता है आपको कि आखिर कौन सही था इस केस में? क्या जॉन को जेट मिलना चाहिए था? वेल, जेट का तो पता नहीं, बट हमारे ओपिनियन में जॉन को पेप्सिको द्वारा एक कंपेंसेशन अमाउंट तो मिलना ही चाहिए था। जॉन ने उस टीवी कमर्शियल में एक लूप होल ढूंढा जिसके चलते कंपनी को खुद अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज करना पड़ा। वेल, अगर आप इस केस को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यू सीरीज़ पेप्सी वेयर्स माई जेट। इन द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं एक ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो में।